और दोस्तों क्या हाल चाल। तो मैं हूं अनुपम राज और ये है टीचरीफाई। तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है, 3-4-5 दिन बाकी हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, सीटेट का जो मैथ पेडागॉजी है उसकी कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं पन्ने पे, क्वेश्चंस को देख देख करके। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं आप लोग को बता दूँ। तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, तो कमेंट आप लोग के पढ़ते जाऊँगा मैं। और जो भी चीज़ें डाउट हैं आप एक शब्द लिख दीजिए कि हाँ इस चीज़ के बारे में आपको बोलना है, मुझे बताना है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलो यार थोड़ा सा उसको शेयर कर दिया जाए वीडियो को, है ना। लिंक शेयर करना है तो 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा, बस मैं इसको शेयर कर देता हूँ। जब तक कोई आएगा नहीं तब तक क्लास स्टार्ट हो नहीं पाएगी। विशाल, हाय विशाल। चलो ठीक है, आना स्टार्ट हो गए हैं लोग, 2 लोग ऐड हो चुके हैं। कमेंट करो यार कौन हो। तो हम आज मैथ पेडागॉजी का कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें टाइम बहुत कम है और कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं इस पेज पे, 2-4 पेज हैं। तो हम सोचते हैं कि एक एक सेंटेंस करके मैं आपको बोल दूँ तो क्लियर हो जाए चीज़ें, है ना। विवेक कुमार, हेलो सर, हेलो। ठीक है, चलो तो मैथ पेडागॉजी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सूत्र, मैथ में जैसे सूत्र आता है, अगर आपसे कहते हैं कि सूत्र को याद करना है या सूत्र से कर लें बच्चे क्वेश्चन को, नहीं, वो ऑप्शन ही ख़त्म है, पूरी तरह से ख़त्म है, नहीं बात करनी सूत्र की। ठीक है, बात करें परिभाषा की और शब्दावली की। ज्यामिति की बात कर रहे हैं तो क्या बच्चा ज्यामिति की परिभाषा याद कर ले? गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, आयत क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा याद कर ले काम चल जाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। उसका परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। मतलब परिभाषा को और शब्दावली को महत्व नहीं देना हमें है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चे का हो, चीज़ें उसको आती हों, उसका यूज़ कर लेता हो, वो इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि सूत्र को याद नहीं करना है, वैसे ही सवाल का जो हल है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, उसको भी याद नहीं करना है। होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं कि इस तरीके से करना है तो यही फिक्स पैटर्न है। वो पैटर्न भी अगर बच्चे ने सीख लिया कि इसी तरीके से करेंगे तो भी गलत है ना। वो चीज़ भी यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है। क्लियर है। और गणित का मतलब क्या हो? गणित जो है, गणित का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग ये सब आ गया तो गणित की जो गणना होती है, काउंटिंग, या हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो हम आपको गणित में अच्छा नहीं कहेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं कहा जाता है कि बच्चा गणित में कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है तो उसको आप सही मान लो, नहीं, बिल्कुल ही गलत। सर वीडियो रुक रही है यार, वीडियो तो मुझे लगता है सही चल रही शायद। ठीक है, तो गणित में उसको प्रवृत्ता नहीं बोला जाएगा जब तक कि बच्चा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है। बिना कॉन्सेप्ट के गणित नहीं आती आपको, ख़त्म बात। गणित में कभी भी लिंग का कोई महत्व नहीं। देखो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि लड़कियों को मैथ नहीं आती है। इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको मैथ पढ़ाई ही नहीं जाती है। घर वाले मना कर देते हैं कि बेटा नहीं आप मैथ मत लो, तो गणित कहाँ से उनको आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक लड़की ने मैथ ले रखी है तो उसको समझ में आएगा। लिंग का यहाँ पे कोई भी लिंग का कोई महत्व नहीं है कि गणित बच्चे जो मेल लड़के हैं, ये लड़के हैं वही कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। कभी भी ऐसा ऑप्शन में दिख जाए, ख़त्म कर दो, हटा दो उस चीज़ को। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं, आप किसी चीज़ की भी बात कर रहे हो। कभी भी अंकों की बात नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छे नंबर ला रहा है तो उसका मतलब हम ये नहीं कह देंगे कि वो अच्छा है उस गणित में। यार नंबर मैटर नहीं करता है। अब ये बताओ कि किसी बच्चे ने जोड़ना घटाना सीख लिया है, नंबर लेके आ गया, पास हो गया, लेकिन वही बच्चा अगर उसको दुकान भेज दो और वो घाटा नुकसान करा के आ जाए, है ना, तो क्या उस बच्चे को आप सही बोलोगे? नहीं बोल सकते, सिंपल बात है। लेकिन यहीं पे गांव के बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता, लेकिन दुकान पे कभी भी उनसे पैसे का नुकसान नहीं होता है, तो गणित उनकी अच्छी हुई ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके का अगर ऑप्शन में कहीं कोई चीज़ दिख जाए तो आप वहाँ पे चीज़ों को, ऑप्शन को सही मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो, मैं आपको क्लियरली आंसर नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि ये आंसर है, उसका ऐसा आंसर लगाना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है। अगर आप सोच ढंग से लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कक्षा में अगर ऑप्शन में कहीं भी ये लिखा है कि बच्चा सवाल को जल्दी से हल कर लेता है तो वो ऑप्शन भी गलत है। जल्दी से हल कर लेना, गणित में अच्छा करना या गणित का कॉन्सेप्ट क्लियर करना
मैटर नहीं, वो नहीं ये नहीं दिखाता है कि बच्चा गणित में अच्छा है या गणित के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं। हो सकता है बच्चे ने उसको रट लिया हो ऐसा कुछ करके, है ना। तो जल्दी से नहीं करना है, पहली बात यह है। यानी इस बच्चे को हम गणित में अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं। देखो, गणित में कहा जाता है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस रखता है। अगर जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी गणित अच्छी होगी। ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन केवल अगर यहाँ पे ऑप्शन लिख दे कि केवल अभ्यास से गणित सीखी जा सकती है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि अभ्यास से तो उसको अच्छा किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए सीधी सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। ठीक है। रविंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कौन सा टॉपिक होने वाला है? यार मैथ की बात कर रहे हैं हम, मैथ पेडागोजी की। कुछ चीज़ें मैंने कॉपी में लिख रखी हैं, तो मैं सोचता हूँ आप लोग को बता दूँ फटाफट। तो यार वीडियो को शेयर कर दो तो और लोग आ जाएं कम से कम। ये तो हो गई, हमें ये चीज़ें नहीं करनी थी। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें गणित में होती हैं। जब भी गणित की बात करें, गणित केवल अंक नहीं है, गणित केवल गिनतियाँ नहीं है, जोड़ घटाना नहीं है, ये अमूर्त चिंतन है। कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में बच्चा सोच लेता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से लखनऊ में जाना है, कितनी दूरी होगी अगर किलोमीटर में, या कुछ कह दूं कि मैं इतने घंटे लगेगा, इतने दिन लगेंगे। अगर ये एक बच्चा इस चीज़ को पहचान जाता है या समझ लेता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, तो वो क्या कर रहा है? चिंतन है उसका, अमूर्त चिंतन है, यानी कि वो गणित का यूज़ कर रहा है। भले वो किलोमीटर में बता पाए ना बताए, ये ना बता पाए कि 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, नहीं बता पाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका विचार गणितीय है। ठीक है। तर्क संगत विवेचना के माध्यम से समस्याओं को हल करना, यानी कि सूत्रबद्ध करना। देखो, इसमें होता क्या है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई है, उसको एक पैटर्न के रूप में बनाना कि ये समस्या है, इसको हल करने का तरीका ये हो सकता है। ठीक है। तो बच्चा वहाँ गणित का प्रयोग कर रहा है। एक तरीके से आप ये कहेंगे, अगर उस समस्या को सूत्र के रूप में या हम एक तथ्य के रूप में लिख के दे दें, तो भी हम गणित का यानी कि तर्क का यूज़ कर रहे हैं। सिंपल बात। तो ऐसे ऑप्शन मोस्टली सही होते हैं अगर आपको कथन में कहीं भी दिख जाता है तो। ठीक है। और दूसरी बात है, समूह चर्चा की हमेशा बात करते हैं। समूह चर्चा आपको करानी है कक्षा, चाहे जो भी कक्षा हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी ईवीएस हो, हिंदी हो, कुछ भी, समूह चर्चा हमेशा काम आएगी। अधिक से अधिक गतिविधियों का, क्योंकि जो गणित जो सब्जेक्ट है हमारा, ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूर्त चीज़ों के, जो हमें दिखती नहीं है, उनकी चीज़ों के बारे में बात करता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं गतिविधि ऐसी कराई जाए जिससे बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है। तो गतिविधियों की बात हमेशा करनी, जहां पे गतिविधि आपको दिखेगा उस ऑप्शन को कहीं ना कहीं आप सही मानकर चलेंगे। क्लियर है। जैसे गतिविधि में आप क्या कराओगे, कभी कभी वर्ग पहेली कराई जाती है, जिगसॉ पहेली होती है, उसको भी आप करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा है बच्चा, तो उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको अच्छा कह सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा और बुरे में या कमज़ोर बच्चे में उनको डिवाइड नहीं करना है कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ख़राब है। कभी भी इस प्रकार से आप बच्चों को डिवाइड नहीं करोगे। अगर ऐसा कर रहा है टीचर, तो वो ऑप्शन गलत है पूरी तरह से। ठीक है। पहेली का प्रयोग करना है। देखो, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समस्या समाधान का कौशल बच्चे में बढ़ाना है, तो आप उनके अंदर पहेली क्या होती है, उन बच्चे को जो विचार होते हैं, तर्क होते हैं, उनको और मजबूत करता है। ठीक, ये चीज़ करनी है आपको। गणितीय संचारण एक वर्ड आता है जिस आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में लिखा आता है गणितीय संचारण, यानी कि कम्युनिकेशन। गणितीय कम्युनिकेशन क्या होता है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि बच्चा जो अपने विचार हैं उसको गणितीय रूप में या गणितीय भाषा में, एक तरीके से कह सकता हूँ कि गणितीय रूप से दूसरे को बता सके, है ना। कि जैसे मैं ये कहूँ कि आज मैं मार्केट गया, मैंने बहुत सा सामान खरीदा। अरे कितना सामान खरीदा, कितनी वस्तुएं खरीदी। तो अगर बच्चा इस तरीके से बोल पा रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो गणितीय कम्युनिकेशन कर रहा है, गणितीय संचारण यहाँ पर हो रहा है। अगर नहीं बता पा रहा है तो गणितीय संचारण नहीं हो पा रहा है ना कहीं अपने शब्दों में, अपनी दिन की कार्यशाला में, या जो पूरा दिन की कोई भी दिन के मतलब जो क्या कहते हैं उसको कार्य होते हैं, उनमें कहीं भी गणित का एक सी भी शब्द यूज़ कर ले, वो गणित ही यूज़ कर रहा है। ठीक, मतलब गणितीय विचारों को समाहित करना एक तरीके से। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आपको सेंटेंस में लिखी मिल सकती हैं। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगर कोई भी मैथमेटिकल टर्म है तो अगर बच्चा उसको सुव्यवस्थित रूप में ढंग से लिख पा रहा है, उसको बोल पा रहा है, समझा पा रहा है अपनी समस्या को, अपनी उसका जो हल है उसको, तो हम कह सकते हैं कि भाई गणितीय संचारण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। रोल प्ले के माध्यम से, रोल प्ले देखो, गणित में रोल प्ले कहाँ से आएगा, लोगों को समझ नहीं आता है ये चीज़।
देखो अगर हम कहते हैं गणित में रोल प्ले कहाँ पे आएगा? अगर हमें सिखाना है कि बच्चे कैसे सीख पाएँ ढंग से गणित को, तो हम एक बच्चे को शॉपकीपर बना सकते हैं, एक बच्चे को हम बना देंगे कि भाई आपको मार्केट दुकान पे जाना है, सामान खरीदना है, पैसे देने हैं और सामान खरीद के वापस आना है, देखते हैं कितने पैसे बचे। तो इस प्रकार का जो आप गतिविधि कराएंगे, इससे क्या होगा कि एक तरीके से ये क्या हो गया, हमारा रोल प्ले हो गया और वहाँ पे बच्चे मैथ सीख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो गणित का मतलब ये नहीं आपने जोड़ घटाने दिया, 10 में से 5 घटा दो, 200 में से 300 घटा दो, है ना, ये ऐसा कुछ करके 500 में से 200 जोड़ दो। तो ये सब चीज़ें गणित है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब चीज़ों को जब तक आप शब्दों के माध्यम से बच्चे के सामने नहीं रखते हैं, उसका महत्व नहीं रहता है। ठीक है, आप शब्दों के माध्यम से, जैसे कि मैं कहूँगी आपके पास 500 फल थे, उसके बाद 200 फल आपको कहीं से मिल गए या रुपए मिल गए, अब आपके पास कितने हो गए और 200 रुपये तुमने किसी को और के दे दिए, इतने फल तुमने किसी और को दे दिए। इस तरीके से जो प्रश्न बनता है, आपकी उम्र इतनी थी, आपके पिता की उम्र कितनी है, आपके बच्चे की उम्र कितनी है, ऐसा कुछ करके माता कुछ भी पूछो गणित का प्रयोग करके वाक्य के रूप में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो किसी का कमेंट आया है सोनी भट्ट का, सर मैथ्स पेपर 2 की पेडागॉजी करा दीजिए। देखो पेडागॉजी तो यार लगभग सेम ही है, आपको केवल दो तीन चीज़ें हैं जो याद रखने की आवश्यकता है। क्या कि कौन चीज़ें पेपर 2 में आती हैं, यानी कि अपर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कौन लोअर क्लासेस में 1 to 5 पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपकी पेडागॉजी में आएंगी। क्लियर है, और प्रीवियस पेपर आप कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 5-6 क्वेश्चन पेपर तो कर ही लो। अगर कर लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है ये सब चीज़ें मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिखी है। देखो गणित में जो प्रोजेक्ट होता है, यानी कि परियोजना वर्क होता है, उसमें क्या क्या करा जाता है, परियोजना जो वर्क हो हमारे वो ऐसे होने चाहिए, जो प्रोजेक्ट वर्क हो वो ऐसे होने चाहिए जिसमें खोज की प्रोत्साहन दिया गया हो, अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। समस्या समाधान कौशल बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करना, मतलब अगर कोई एक सब्जेक्ट है या 2 विषय हैं, या फिर जैसे कि गणित है और विज्ञान है, तो इन दोनों में एक तरीके से लिंकिंग करना ये इंपॉर्टेंस रखता है जब हम कोई भी परियोजना करा रहे हैं। मतलब हम गणित पढ़ा रहे हैं, फिर भी साथ में कहीं ना कहीं विज्ञान भी चल रहा है, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं गणित में। क्रियाकलाप आधारित, मतलब क्रियाकलाप कराने हैं आपको, सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपको सबको पता है। एक टर्म आता है बहुअनुशासनात्मक समस्या। बहुअनुशासनात्मक समस्या में क्या है कि एक ही समस्या प्रश्न में अगर आप बच्चे के सामने एक प्रश्न रखें और उस एक प्रश्न में कई चीज़ें आ जाएं, कई विषय आ जाएं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ उम्र का जो क्वेश्चन होता है, उम्र पे माता की उम्र इतनी ही, पिता की उम्र इतनी है, बच्चे की उम्र इतनी है, इतने साल बाद कितनी उसकी उम्र हो जाएगी, ऐसा कुछ करके। तो वहाँ पे बच्चा एक तो रिलेशन के बारे में सीख रहा है, माता पिता के जो परिवार का रिलेशन होता है उसके बारे में सीख रहा है, यानी कि ईवीएस सीख रहा है, साथ में गणित का क्वेश्चन तो हो ही रहा है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, एक समस्या में बहुत सी समस्याएं साथ में चलें तो हम उसको बोलते हैं बहुअनुशासनात्मक समस्या। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ पढ़ाता है बच्चा, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो रही हैं। ठीक, जैसे कि भारत का झंडा अगर हमें बताना है तो वहाँ पे बच्चा क्या क्या सीख सकता है, आप वहाँ पे मापन सीख सकते हैं, समांतर रेखाओं को सीख सकते हैं और रंगों की पहचान सीख सकते हैं। ईवीएस यहाँ पे आ गया, सामाजिक विषय के रंगों का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो ये क्या है, एक तरीके की बहुअनुशासनात्मक समस्या है। विषय में लचीलापन होना चाहिए। क्या अर्थ है इसका कि एक कथन को, लचीलापन से मतलब समझते हो क्या है, एक कथन बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक डिट्टो वही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को किस प्रकार से थोड़ा सा बदल के प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं लचीलापन। ठीक है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न ना हो, थोड़ा सा चेंज किया जा सके, लेकिन अर्थ वही निकले कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि कुछ बदलाव किया सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो बच्चा खोज कर लेता है, यानी कि समस्याओं के हल अपने आप खोज लेता है। क्लियर है चीज़? चलो, ठीक है, अब आते हैं ज्यामिति पर। थोड़ा सा ज्यामिति देखते हैं क्या है। यहाँ पे ज्यामिति में बिंदु जो होता है, बिंदु पॉइंट जो रखते हैं, उसकी कोई भी परिभाषा यहाँ पर नहीं दी गई है, ध्यान रखना। सीटेट में क्योंकि क्वेश्चन आया है कि बिंदु परिभाषित है कि नहीं, तो ज्यामिति में बिंदु की कोई परिभाषा ढंग से नहीं दी गई है, अपरिभाषित इसको माना गया है। मतलब अपरिभाषित नहीं, परिभाषा नहीं दी गई है, सिंपल सी बात। अपरिभाषित तो कुछ और हो जाएगा ना।
प्राथमिक स्तर पर क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता है? कोण नहीं पढ़ा जाता है, अनुपात नहीं पढ़ा जाता है, समानुपात नहीं पढ़ा जाता है, भिन्न नहीं पढ़ा जाता है, सॉरी भिन्न शायद पढ़ा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि भिन्न पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता है। मेन फोकस कहाँ कहाँ पे रहता है? मेन फोकस रहता है प्रतिरूप, पैटर्न पे, है ना। सममिति के जो चित्र जो होते हैं कि भाई एक के ऊपर दूसरे के ऊपर रख के देखे बच्चा की आकृति सेम है कि नहीं, एक जैसी दिखती है कि नहीं, ऐसा कुछ करके, ये चीज़ें मेन फोकस रहता है। और ज्यामितीय पहेलियों का और मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, मतलब मनोरंजन, देखो गणित में मनोरंजन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्रियाकलाप ऐसे हों कि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगें। हम कोई चीज़ क्रियाकलाप कराते हैं मनोरंजन के लिए नहीं कराते हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए कराते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो क्रियाकलाप वो ऐसा है कि बच्चा के इंटरेस्ट आया, यानी कि हल्का सा मनोरंजनात्मक होना चाहिए, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ठीक, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं गणित में स्थानिक जो बुद्धि होती है, यानी कि मैपिंग जो चीज़ें होती हैं। एक तो स्थानिक बुद्धि होती है जो बच्चा आकृति को लेके या फिर जो उसकी समझ होती है किसी 2D 3D आकृति कैसे भी उसकी जो समझ होती है वो किससे मैटर करती है? स्थानिक बुद्धि से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है मैपिंग। तो मैपिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है मैथ पेडागोजी में, क्योंकि मैप में बच्चा कितनी दूरी है, कितना क्या स्थान है, दिशा क्या है, ये सब चीज़ें एक साथ कवर हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यताओं में भी समृद्धि होती है ज्यामितीय पहेलियों के थ्रू, ठीक। और बात करेंगे हम गणित में मापन में। मापन जो क्वेश्चन है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ पूछी गई है। सरल अवलोकन से वस्तुओं की तुलना, सबसे पहले जो 4-5 स्टेप हैं, 4, सबसे पहले सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं की तुलना करना, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं तो पहले आप अवलोकन करें, देखें कि कितनी हो सकती है, ठीक। उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करना। अमानक इकाई की बात करेंगे तो पहले अंदाज़ा लगाओ कि कितना होगा। दूसरी बार में मापो, कितना मापो, जैसे कि आपका हाथ हो गया, ठीक है, कितनी उंगली, अगर उंगलियां रख के नाप लिया मैंने या पूरा हाथ रख के नाप लिया, कितने हाथ हुआ, 10 हाथ, 5 हाथ, तो इस तरीके से ये अमानक है, ठीक। अब हम यूज़ करेंगे मानक इकाई का। अब हम मीटर पैमाना लेके आएंगे या सेंटीमीटर पैमाना लेके आएंगे। अब हो गया मानक। अब जो सेंटीमीटर पैमाना है इसको विकसित करना, है ना। इसको विकसित करने का मतलब है कि जैसे मीटर और सेंटीमीटर के बीच में संबंध ज्ञात करना, मीटर किलोमीटर के बीच में संबंध ज्ञात करना, ये सब चीज़ें आएंगी 4th नंबर पे। क्लियर है? तो यही मतलब है। सबसे पहले स्टेप पे है हमें वस्तुओं के सरल अवलोकन से मापन का वस्तुओं की तुलना करना। दूसरे नंबर पे आएगा अमानक मापन, अमानक इकाइयों का प्रयोग करना। थर्ड पे आएगा मानक इकाइयों का प्रयोग, और थर्ड पे आएगा मानक इकाइयों का मीटरी इकाई, मतलब मानक इकाई जो होती हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, mm, इन सब में संबंध ज्ञात करना और इनको विकसित करना, ठीक। अब कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। गणित शिक्षण विधि। गणित शिक्षण विधि में मूर्त से हमेशा ही अमूर्त की ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गणित क्या है, एक तरह से अमूर्त है। तो हम स्टार्टिंग जो करते हैं, बच्चे के सामने कुछ फल रखते हैं, कुछ वस्तुएं रखते हैं, कंचे रखते हैं, उनसे स्टार्टिंग करते हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और देखो गणित में त्रुटियां बहुत सी होती हैं। गणित में हमेशा त्रुटियां बच्चे करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि त्रुटि हो रही तो बच्चे कभी भी गलती बच्चा करे आपको डांटना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो हमें समझ में आता है कि बच्चे ने गलती क्यों की, और जब ये समझ में आ गया कि बच्चे ने गलती क्यों की तो हम उसको सुधार सकते हैं कि यहाँ पे बेटा गलती हो रही है। बच्चे को नहीं सुधारेंगे, बच्चे को नहीं बताएंगे बच्चा आपका क्वेश्चन आंसर गलत है। कभी भी बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि आपका आंसर गलत है। हम ये अपने आप में समझ जाएं कि मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी जिससे कि मैं बच्चे को ढंग से नहीं समझा पाया। तो यानी कि आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। और इससे क्या पता चला है कि शिक्षण, यानी इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। अगर बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो ये सीखने का तरीका नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। मतलब बच्चे दूसरे तरीके से सीखते हैं। अगर दूसरा तरीका भी फेल हो जाता है तो आपको तीसरा तरीका यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो गलती के बारे में ध्यान रखिए, गलतियाँ हमेशा अच्छी होती हैं, ध्यान रखना।
इसके बारे में बात कर चुके हैं। सामूहिक परियोजना और परिचर्चा से के शिक्षण को महत्व देना, ये हमेशा मैंने बात करी है। हर सब्जेक्ट में सामूहिक चर्चा और परियोजना कार्य, ये सब चीज़ें हमेशा काम आती हैं। प्रयोगशाला गतिविधि को और हस्त परिचालक मतलब कोई भी चीज़ जब बच्चे अपने हाथों से करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, उनको अमूर्त चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको मूर्त चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें बच्चे के सामने रखो जिनमें वो बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, अपने हाथों का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चे को कभी भी सूत्र नहीं बताना। अगर बच्चे को आप प्रश्न देते हैं, ध्यान रखो, बच्चे को आपने प्रश्न दिया तो कभी भी आपको प्रश्न का सीधे ये नहीं बताना कि बेटा आप ये सूत्र लगा लो, कभी नहीं। आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके से बताना है। आपको सोचने दो कि बेटा आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। भले ही सूत्र लगेगा, वो बात की बात है, लेकिन आप पहले सोचने का तरीका बताओ या ऐसा तरीका बताओ जिसमें सूत्र ना लगे, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ में साथ सिद्धांत बताना आवश्यक है। बिना सिद्धांत की चीज़ें क्लियर नहीं होती मैथ में, है ना। और जब भी कभी आ जाता है कि बच्चे को व्यस्त रखा है, ऑप्शन में बहुत जगह दिख जाता है कि बच्चे को व्यस्त कर देना, बिल्कुल भी गलत है, हमेशा गलत तैयार हो जाता है। क्योंकि बच्चे को व्यस्त करना हमारा काम थोड़ी ना है, हमें तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना होता है जहाँ से बच्चा सीखे, ना कि व्यस्त रखना। दो चीज़ें अंतर है क्या, एक तो व्यस्त रखना और एक तो चीज़ों में इन्वॉल्व करना, एक ऐसा माहौल देना जहाँ पर बच्चे क्रिया करके खुद सीखें, वो अलग चीज़ है, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे, देखो जब बच्चे आपसे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं या आप बच्चे से बातचीत कर रहे होते तो क्या करते हैं, बच्चे अपने अनुभव को, अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि बच्चे साथ में अपनी गलती बताते हैं कि सर मुझसे ये गलती हो गई और ये मैं ऐसे कर रहा था। तो क्या है, बच्चे के विचारों को सुनना आपका काम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। और इससे क्या होगा कि बच्चे का जो विचार होगा वो और चिंतन करेगा और चीज़ें वहाँ पर सीखेगा, मतलब चिंतनशील होगा एक तरीके से, ठीक है। देखो सोचने का उच्च स्तर और एक निम्न स्तर होता है। निम्न स्तर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा बच्चा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही सोचेगा, है ना। आपने एक प्रश्न दे दिया, बच्चा प्रश्न का आंसर ढूंढ लेगा तो उसको लगेगा ये केवल प्रश्न का उत्तर ढूंढे, केवल और केवल उसके लिए अगर चिंतन कर रहा है तो ये निम्न स्तर का है। लेकिन उस प्रश्न के अलावा नए तरीके अगर खोजता है कि इस प्रश्न को किस नए तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, इस तरीके से अगर बच्चा सोच रहा है तो आप मान लीजिए कि उसका जो चिंतन है वो उच्च स्तर का है, सिंपल, ठीक है। और क्या है भाई, बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, एक खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। देखो बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 में 5 घटा दो तो इसका केवल और केवल एक ही उत्तर है, कितना, 10 में से 5 घटाया 5 बचा, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न है। लेकिन यहीं पे अगर हम ये कहें कि आपके पास 5 आम हैं या 5 फल हैं, आपको 3 लोगों में बांटना है, आप कितने प्रकार से बांटोगे। या फिर कुछ भी बोल दें हैं कि हम कह दें कि आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, आप किस किस चीज़ों से जा सकते हो, है ना। तो कुछ भी यार, मतलब जिसमें बच्चे एक से अधिक उत्तर हो सकें और केवल एक फिक्स आंसर ना हो, उसको हम कहेंगे खुले अंत वाला प्रश्न, ठीक है। और क्या है यार, अभी बस 2-3 चीज़ें और बची हैं जिसको मुझे लगता है बता देना चाहिए। देखो गणित में हमेशा पूछता है कि गणित की आधारभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। तो भाई गणित की केवल 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन सी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 जो हैं मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और अगर बच्चा कभी भी, अगर क्वेश्चन पूछा गया था एक कि बच्चा पूर्णांक, भिन्न, दशमलव के साथ साथ चारों संक्रियाएं कर लेता है, क्या मतलब, पूर्णांक के साथ, भिन्न के साथ और दशमलव संख्याओं के साथ अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी चीज़ें कर लेता है तो वह किस अवस्था में है, तो इसको बोलते हैं संक्रियाकरण अवस्था। क्योंकि 4 संख्याएं हैं ना, तो 4 संक्रियाएं कर लेता है। अब संख्या चाहे जो हो, इससे नहीं मतलब है, लेकिन 4 संक्रियाएं कर लेता है तो वो संक्रियाकरण अवस्था में ही है। हमेशा एक चीज़ पूछी जाती है गणित में, गणित पेडागॉजी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है पाठ्यपुस्तक में, गणित की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, है ना। तो देखो गणित की पुस्तक में अवधारणाओं का परिचय जो होता है संदर्भों के माध्यम से दिया होना चाहिए। मतलब
गणित की जो कोई भी चीज़ अगर आप समझाना चाहते हैं तो उसको एक उदाहरण के थ्रू, उदाहरण ऐसा हो कि पूरी कहानी जैसा हो, ठीक है। जैसे जोड़ बताना चाहते हैं तो आप जोड़ के लिए पूरी कहानी बना दीजिए, ऐसा कुछ करके संदर्भ के माध्यम से। संदर्भ का मतलब कोई एक अलग कथन या ऐसा कुछ करके, ठीक है। अगर चित्र आवश्यक लग रहा है कि वहाँ पे एक चित्र बना होना चाहिए तो आप चित्र भी बनाएंगे। जैसे कि मैं जोड़ घटाना सिखाना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि दो टोकरियाँ हैं, 2 टोकरी में फल हैं और 5 बच्चे हैं, यहाँ से वैसे खेलते हैं या गोलियाँ हैं उनके पास, जोड़ घटाना करते हैं। तो ये सिर्फ ये संदर्भ है, बच्चे का खेल बना दो वहाँ पे, तो ये इस प्रकार से वहाँ पर दिया होगा तो वो बुक अच्छी मानी जाएगी। क्लियर। अवधारणाओं का जो स्पष्टीकरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गुणा पहले सिखा दिया, जोड़ बाद में सिखा रहे हैं, कैसे बनेगा यार। अगर गुणा आप बच्चे को पहले सिखा दोगे, बोलोगे गुणा सीख लो, क्या वो चीज़ आपके लिए, आप सोचोगे गुणा पहले सिखा के जोड़ घटाना बाद में सिखाना सही है? क्या वो बच्चा गुणा सही ढंग से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो क्या करना है आपको, एक सीरियल वे में देना है कि जो क्रमबद्धता होनी चाहिए कि भाई पहले जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, ये चीज़ें है ना। तो ऐसे पहले आप पूर्णांकों के बारे में बताओ, फिर भिन्न के बारे में बताओ, आप फिर दशमलव संख्याओं के बारे में बताओ, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, जिस पुस्तक में समस्याओं को व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ा गया है वो पुस्तक अच्छी नहीं मानी जाएगी, है ना। अगर आप जोड़ घटाना बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 5 में 3 जोड़ा काम चल गया, नहीं, ये गणित है ही नहीं। गणित तो वो है जिसका बच्चा अपने वातावरण में इसका प्रयोग कर सके। अगर देखो सीटेट में हमेशा ध्यान रखना, अगर बच्चा किसी भी ज्ञान का, किसी भी जानकारी का अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो ज्ञान बेकार, सीटेट उसको, उस ज्ञान को कुछ मानता ही नहीं है, ख़त्म बात। तो जहाँ पे उपयोगिता आएगी वो चीज़ ज़्यादा सही मानी जाएगी। क्लियर है चीज़। चलो देखो, एक चीज़ पूछी जाती है कि गणित में लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न देने का क्या अर्थ है, अभ्यास प्रश्न हमने क्यों दिए? तो अभ्यास प्रश्न देने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्योंकि देखो बाकी चीज़ें तो आप आसपास में, भाषा है तो भाषा आप परिवार में देख लेते हो, लेकिन गणित थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इसलिए गणित के जो बुक है उसके पीछे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, दक्षता अभ्यास दी होती है, जिससे कि बच्चे को एक विस्तृत अधिगम अवसर मिल सके। क्योंकि वहाँ पर बहुत से विस्तृत प्रश्न दिए होंगे तो उसका जो अधिगम के लिए एक माहौल देना, एक तरीके से ज़्यादा प्रश्न, ज़्यादा जिज्ञासा और ज़्यादा सीखना, इस तरह से समझें। अगर अभ्यास कक्षा में प्रश्न में नहीं दी है, बुक में नहीं दी है, तो वो बुक भी बेकार है। अगर उदाहरण दिए नहीं हैं तो भी बुक बेकार है। तो बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ हल, उदाहरण, कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पे हल हों, फिर साथ में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हों और संदर्भों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया हो, ऐसी बुकें अच्छी मानी जाती है। बुक बहुत मोटी हो, बेकार, ये ऑप्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, है ना। और कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया गया, मैंने बताया कि जब गणित बच्चा सीखता है तो छोटा बच्चा है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। एक बात करी गई है वैदिक गणित की। आजकल वैदिक गणित बहुत फेमस हो रही है, क्यों? क्योंकि वैदिक गणित हम जो बात करते हैं, जो भारत की अपनी वैदिक गणित थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन थी वो बहुत फास्ट होती थी। तो इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है गणितीय जो संक्रियाएँ हैं इनको तेज करने के लिए, यानी कंप्यूटेशन को जल्दी करने के लिए। बड़ी सी गुणा है, कैसे करोगे, फटाफट करने के लिए आप क्या करते हैं, वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक जो हमारी जो बाहर की गणित है, गुणा भाग, भाई फार्मूला पहाड़ा लगा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं, है ना। तो गति को लाने के लिए हम वैदिक गणित यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जाके हमारी लगभग जो कुछ 15-20 चीज़ें मैंने लिख रखी थी, तो आई थिंक आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर क्लास ठीक लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस जैसी छोटी छोटी क्लासेस में अभी अगले दिन में, जिसमें पेडागोजी थोड़ी सी होगी, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे या फिर बाद में देखेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं हूं अनुपम राज, ये चैनल है टीचरीफाई। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं कक्षा 3 की, कक्षा 4 की मैंने वीडियो बना रखी है, और 4th की अभी वीडियो कल तक अपलोड जाएगी, तो देख के ज़रूर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि वहाँ पे पेडागोजी मैंने ईवीएस की पूरी कवर कर रखी है, और जो चीज़ें हैं ईवीएस में वो चीज़ें तो साथ में क्लियर की ही हैं, ठीक। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। बस पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक। 4-5 दिन बचे हैं, फोड़ दीजिए एकदम से, ठीक है। गुड बाय।